हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम रिवीजन और स्वमूल्यांकन के पर्पज़ से हिंदी विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित होगी। दोस्तों, यदि आप यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एस्पिरेंट हैं या किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में हिंदी विषय है, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हमारा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराने का प्रयास रहेगा और साथ ही जहाँ कुछ समझाने की ज़रूरत रहेगी वहाँ पर कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नई वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका समय पर लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करेंगे और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, विकल्प हैं आपके सामने अकथ, अनुज, अभेद, अचूक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये होगा विकल्प बी, अनुज। ठीक है, अगर आप अनुज में से आ हटा देंगे तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये अर्थहीन शब्द हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुज। ठीक है, अगर हम अकथ की बात करते हैं, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ प्लस कथ हो रखा है। ठीक है, कथ के आगे लग गया अकथ, भेद के आगे लगा हुआ है आ उपसर्ग। वहीं अगर हम बात करते हैं चूक के आगे भी लगा हुआ है आ उपसर्ग। ठीक है, तो इसमें केवल एक शब्द है जिसमें आ उपसर्ग नहीं है, वो है अनुज। अगर अनुज में से आ हटा देंगे तो वो अर्थहीन शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में महाप्राण व्यंजन है। विकल्प हैं ज, व, प, घ। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि किसी भी वर्ग का आपको ध्यान रखना है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये भी सब के सब क्या होते हैं दोस्तों? अल्प प्राण होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अगर हम ज की बात करें तो इसको हम देखते हैं कि कौन से नंबर पे है। च, छ, ज। दोस्तों, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो तीसरा नंबर हमने कहाँ देखा? तीसरा नंबर है दोस्तों अल्प प्राण में, इसलिए ये भी नहीं होगा। व की बात करें तो व दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होता है, इसलिए ये भी कट हो जाएगा। पा की बात करते हैं तो पा वर्ग का पहला ही वर्ण जो है वो पा है और पहला हमने देखा कि ये अल्प प्राण में आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर हम डी की बात करते हैं, घ की, तो इसको देखते हैं क, ख, ग, घ। दोस्तों, इसका क्रम जो है ये चौथा है और हमने अभी अभी पढ़ा कि जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि ड जो सॉरी घ जो है वो यहाँ पे महाप्राण हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। विकल्प हैं दिन, आँख, पंकज, चावल। तो आपको ध्यान रखना है कि व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के तोड़कर आप उनका सार्थक अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि कोई भी ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उनको बोलते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, तो रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें, जैसे दिन है, अगर आप दिन को तोड़ोगे तो इसका कोई सार्थक खंड नहीं निकलेगा, इन दोनों के कोई अर्थ नहीं है। आँख को तोड़ोगे तो इसका अगर हम बात करें, आँख और खाक वाला कर दोगे तो इसका भी कोई अलग अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, खा के भी कोई अर्थ नहीं है। चावल की बात करो, इसको भी आप कैसे प्रकार से तोड़ोगे, कोई उनका अर्थ नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो हैं ये रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, रूढ़ हैं और यहाँ पे पूछ रहा है कि रूढ़ शब्द नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है सी, पंकज। ठीक है, दूसरा मैंने अभी बात करा था कि 3 प्रकार के होते हैं, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक में ही एक अंदर शब्द है योग। यौगिक का अर्थ हो गया दोस्तों जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर शब्द बने होते हैं, उनको अगर आप तोड़ेंगे, उनके खंड करेंगे तो उनका एक अलग अर्थ होता है। तो यौगिक का अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो यौगिक का होता है, जैसे विद्यालय की अगर हम बात करें, विद्यालय को आप तोड़ेंगे तो ये होता है दोस्तों विद्या प्लस आलय। ठीक है,
विद्यालय एक यौगिक शब्द है जिसमें दो शब्द मिलके बने हैं, विद्या और आलय। ये दोनों के दोनों दोस्तों इनके अपने अर्थ हैं। विद्या का मतलब शिक्षा आपको पता ही है, और आलय का मतलब होता है घर, यानी कि विद्यालय का मतलब विद्या का घर। ठीक है। वहीं तीसरा शब्द मैंने आपको बताया था, वो बताया था, क्या बताया था, प्रकार, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द दो वो होते हैं दोस्तों जो यौगिक तो होते ही हैं लेकिन उनका सामान्य अर्थ प्रकट नहीं होता, वह एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पंकज की, तो पंकज को अगर आप तोड़ेंगे तो ये होता है पंक प्लस जा। ये यौगिक शब्द तो है लेकिन यहाँ इसका अर्थ आप देखिएगा, पंक का अर्थ होता है दोस्तों कीचड़। ठीक है, पंक का अर्थ क्या हो गया, कीचड़, और जा का मतलब होता है दोस्तों जन्मा। तो हम इसका अर्थ ऐसे नहीं लेंगे कि पंकज का मतलब हो गया कीचड़ में जन्मा। पंकज का अर्थ यहाँ पे दोस्तों हो जाता है क्या, कमल। ठीक है, तो ये शब्द हो गया यहाँ पे क्या, योग रूढ़। ठीक है, याद रखेंगे व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द होते हैं तीन प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीनों के तीनों हमने यहाँ पे समझे। उम्मीद करता हूँ आप इनको समझ पाए होंगे। प्रश्न नंबर चौथे पे हम पहुंच चुके हैं और प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है दोस्तों, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका, ऋषियायन। तो सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋषिका। ऋषि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है दोस्तों ऋषिका। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ेंगे 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, राधा अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो रेखांकित आपको देखना है, रेखांकित क्या है, अत्यंत को रेखांकित किया गया है। तो दोस्तों तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण। ठीक है, तो जो विशेषण है, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो हो गया विशेषण। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको बोलते हैं दोस्तों प्रविशेषण। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जो सुंदर है ये सुंदर हो गया दोस्तों विशेषण, सुंदर एक विशेषण हो गया। और सुंदर की जो प्रविशेषण यहाँ पे जो विशेषण की विशेषता बता रहा है वो है यहाँ पे अत्यंत। तो अत्यंत हमने अभी पढ़ा, जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प बी, प्रविशेषण। तो यहाँ पे राधा अत्यंत सुंदर है में अत्यंत हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 6, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। इसको आपको देखना पड़ेगा, ये मेरे बोलने से हो सकता है कि आप कंफ्यूज हों, तो एक बार इसको आप देख के करिएगा। ठीक है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद, अत्य प्लस धिक, अत्यधि प्लस का, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी, अति प्लस अधिक। ये दोस्तों यण संधि का एक प्रकार है और यण संधि का रूल कहता है कि ई या ई, उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, यानी कि ई, उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो जो ई है इसका हो जाएगा दोस्तों य, और उ का दोस्तों क्या हो जाएगा व, और री का हो जाता है दोस्तों रा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। ये अत्यधिक में दोस्तों हुआ है अति प्लस अधिक की संधि हुई है। यहाँ पे आप देखना है कि ये है ई, ती में जो स्वर है वो ई है, यहाँ पे दोस्तों आ। अभी हमने क्या पढ़ा कि ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उसका या हो जाता है, तो वही यहाँ पे हुआ है। अत्यधिक में आप देखेंगे तो या हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और 2-4 और यण संधि के एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है दोस्तों, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों मैंने अभी एक 50 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की एक वीडियो बनाई है जिसमें 50 महत्वपूर्ण शब्दों पे हमने चर्चा की है। तो अगर आपको देखनी है तो एक वीडियो में चैनल पे जाके देखिए, आपको दिख जाएगी। वहाँ पे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो मैंने 50 वहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न पे, जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो के लिए एक शब्द होगा दोस्तों विकल्प डी, अप्रत्याशित। आपको ध्यान रखना है कि जिसकी पहले से कोई आशा न की गई, यानी कि इसका अर्थ हो गया कि कोई आकस्मिक हो जाता है, कोई अचानक कोई घटना घट जाती है तो उसको हम बोलेंगे अप्रत्याशित। इसको कन्फ्यूज़ करता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है आशातीत में। तो आशा का मतलब है उम्मीद, जो उम्मीद से परे कोई चीज़ होती है तो उसको हम बोलेंगे आशातीत। आशा से परे आशातीत, उम्मीद से परे आशातीत। अप्रत्याशित कोई आकस्मिक घटना जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 8 सिंपल सा प्रश्न
पूछ रहा है यहाँ पे, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प है विसृष्टि, असृष्टि, प्रलय, उत्थान। तो सृष्टि का जो अर्थ होता है दोस्तों, होता है रचना या निर्माण, किसी भी चीज़ का निर्माण करना या रचना करना, उसको हम सृष्टि बोलेंगे। और सृष्टि का अगर निर्माण हो गया है, प्रलय हो गया, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। तो सृष्टि का जो विलोम होता है वो होगा दोस्तों प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9, तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, गिरियर्सन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, गिरियर्सन। आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास को लोकनायक कहा था गिरियर्सन ने, अमृतलाल नागर ने कहा था मानस का हंस। क्या कहा था? मानस का हंस। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे दिक्कत होगी, तो आप थोड़ा सा मैनेज करके भी चलिएगा, आप सुन के काम चलाइए और लिख सकते हैं आप। ठीक है, रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा था? हिंदी का जातीय कवि। ठीक है, हिंदी का जातीय कवि। तो आप ये तीनों ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास को किसने क्या कहा, ये आता है क्वेश्चन। तो तुलसीदास को अमृतलाल नागर ने कहा मानस का हंस, रामविलास शर्मा ने कहा हिंदी का जातीय कवि, और गिरियर्सन ने कहा लोकनायक। उम्मीद करता हूँ आप इसको याद कर पाए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि संस्था जो शब्द है इसका बहुवचन रूप क्या होगा? विकल्प आप देखिए, कुछ जो ऐसे शब्द हैं इनको आप सुन के काम नहीं चला सकते, इनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मात्राओं का यहाँ पे हेर फेर रहता है। विकल्प है पहला संस्थाओं, संस्थाएं, संस्थापन, या संस्थाएं जिसमें कि चंद्रबिंदु है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा विकल्प डी, संस्थाएं। आपको ये चंद्रबिंदु याद रखना है कि संस्था का ये बहुवचन रूप होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 में। प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है दोस्तों, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण समझते हैं पहले। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण है दोस्तों जो क्रिया की विशेषता बताए। अब आपको वाक्य में जाना है और क्रिया को ढूंढना है। तो क्रिया कहाँ है यहाँ पे? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्रिया हमको मिल गई है क्या? दौड़ना। अब देखना है कि दौड़ता है कैसे दौड़ता है, क्योंकि क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं, कैसे, कब, कहाँ और कितना। यहाँ पे बता रहा है दोस्तों तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। और तेज यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया यहाँ पे? तेज हो गया, इसलिए इसका आंसर हो गया विकल्प ए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और क्रिया विशेषण को पढ़ लीजिए एक बार। और बाकी तो मैं हर जो सीरीज शुरू की है, आज पहला पार्ट है, तो धीरे धीरे अगले पार्ट में धीरे धीरे करके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा और अवश्य आपको लाभ मिलेगा। प्रश्न नंबर 12 में हम पहुँच चुके हैं। पूछ रहा है जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। विकल्प हैं संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत। तो आपको संदिग्ध भूत की तरफ नहीं जाना है, आपका इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। जैसे आएगा कि सीता आम खा रही है। ठीक है, सीता आम खा रही है, तो अभी उसने आम खाया नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है? क्रिया हो ही रही है, इसलिए ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। और ये बन गया सीता आम खा चुकी है, तब हो जाएगा दोस्तों पूर्ण वर्तमान। तो अपूर्ण में पहले ही यहाँ पे आंसर छिपा हुआ है। अपूर्ण का मतलब जो पूरा नहीं हुआ है। सीता आम खा रही है, इसलिए भी पूरा इसने खाया नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अपूर्ण वर्तमान। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 में, और 13 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है तिलांजलि देना इस मुहावरे का निम्नलिखित में से सही अर्थ दर्शाता है कौन सा? जला देना, मार देना, त्याग देना, नाश कर देना। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी ऐसी आदत है, जैसे कि रिवीजन नहीं करना, जो आपकी एक बैड हैबिट हो सकती है, या कोई भी अन्य आपके पास कोई बैड हैबिट है, तो आप उनको तिलांजलि दे दीजिए। या क्या तिलांजलि दे देंगे मतलब त्याग देंगे। ठीक है, तो तिलांजलि देना मतलब किसी भी चीज़ को त्याग देना। ठीक है, ये नेगेटिव में हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। ठीक है, आपने रिवीजन करना त्याग दिया, ठीक है, तो आपने रिवीजन को ही तिलांजलि दे दी। आपने पढ़ाई त्याग दी, तो आपने पढ़ाई को ही तिलांजलि दे दी। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको तिलांजलि दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे इस मुहावरे का अर्थ होता है तिलांजलि देना अर्थात त्याग देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 14 पे हम पहुँच चुके हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरिशंकर में कौन सा समास है? अब बोलेंगे आप समास कहाँ से आएगा? तो यूकेपीएससी का जो नया सिलेबस है उसमें दोस्तों समास आ चुका है, इसलिए मैंने ये समास का प्रश्न यहाँ पे रखा है।
तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों हरिशंकर में समास की, तो हरिशंकर में समास हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है, समास की अगर हम बात करते हैं तो समास का अर्थ होता है किसी भी शब्दों को संक्षिप्त कर देना, यानी कि छोटा कर देना। जैसे आप बचपन में पढ़ते होंगे, लिखा रहता था कि संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो संक्षेप का मतलब बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं रखना, संक्षेप कर मतलब छोटा करके कम से कम शब्दों में चीज़ों को कर देना या शब्दों को कम कर देना, उसको बोलते हैं समास। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा। ठीक है, जोड़ा या युग्म, इसको हम बोलते हैं युग्म, जोड़ा या युग्म। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके दोनों जो पद हैं वो दोनों के दोनों मुख्य होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको तोड़ेंगे हरिशंकर को, इसको मैं हटा देता हूँ, हरिशंकर की अगर हम बात करते हैं तो ये बात हो रही है हरि और शंकर, ऐसे नहीं लिखा जाएगा इसको, इसको लिखेंगे हरि और शंकर। अब क्या हुआ, ये इतना बड़ा था हरि और शंकर, हमने क्या करा और को हटा दिया और इसको समास करके क्या कर दिया, हरिशंकर कर दिया। तो यही वो कहना चाह रहा है कि समास का मतलब कम कर देना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दोनों जो पद है ना, ये दोनों के दोनों मुख्य हैं। तो जब द्वंद्व समास की परिभाषा आएगी कभी भी तो ये पूछा जाएगा, तो समास में ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों शब्दों की अपनी भूमिका होती है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास का विग्रह करने पर, यानी कि उनको अलग अलग करने पर, उन दोनों शब्दों के बीच में और, या, अथवा, तथा शब्द लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे और लगा हुआ है। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास की पहचान होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर अन्य आपको उदाहरण देखने होंगे द्वंद्व समास के, तो जैसे लिखा होता है देश, विदेश, ऐसे डैश करके लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, और यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, देश और विदेश। इसी प्रकार गौरी शंकर, गौरी और शंकर, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, इसके अलावा राम कृष्ण, राम और कृष्ण। तो ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि किसी भी दो शब्दों के बीच में और, या, अथवा, तथा की गुंजाइश आपको लग रही है, तो आप वहाँ पे सीधे सीधे द्वंद्व समास उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी धीरे धीरे इसको डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 15 में हम पहुँच चुके हैं और कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर आप केवल रिवीजन के लिए सुन रहे हैं तो इसको आपको देखना पड़ेगा। वर्तनी का ऐसा प्रश्न होता है जिसको आप देख के ही कर पाएंगे। मैं फिर भी बोल देता हूँ, विरहिणी, विरिहिणी, विरहिणी, विरहिणी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा विकल्प ए, विरहिणी। ठीक है, इसका अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो ऐसी नायिका जो अपने प्रिय या फिर पति से बिछड़ने के कारण दुखी हो, उसको बोलेंगे हम विरहिणी। मतलब प्रिय या अपने पति से बिछड़ने के कारण दुखी नायिका, उसको हम बोलेंगे विरहिणी। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, वहाँ पे भी ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 में। पूछ रहा है दोस्तों, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, कमलासन, हिरण्यगर्भ किसके पर्यायवाची हैं। विकल्प हैं विष्णु, वर्मा, कामदेव, महादेव। दोस्तों मुझे पता है कि एज इट इज़ ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने एक साथ ही इतने सारे पर्यायवाची लिख दिए हैं ताकि आप उनको एक साथ ही याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, कमलासन, हिरण्यगर्भ जो पर्यायवाची हैं, ये दोस्तों ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रह्मा के सारे हैं। इनको 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ब्रह्मा के पर्यायवाची हो जाएंगे सारे के सारे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17 पे हम पहुंच चुके हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में सुमेलित नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। यहाँ पे पूछ रहा है तत्सम तद्भव युग्मों में सुमेलित नहीं है। अनर्थ, अनरथ, अज्ञान, अजान, आलुक, आलू, कास का खास। तो दोस्तों मुझे पता है इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा विकल्प डी, कास। कास का दोस्तों खास नहीं होता, कास का होता है खांसी। ठीक है, तो कास तत्सम शब्द है और उसका तद्भव होके क्या हो गया, खांसी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं मुझे कास हो रही है। ठीक है, आप तत्सम शब्द का यूज करिए, संस्कृत की ओर जाइए और आपको तत्सम शब्द भी याद हो जाएंगे। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हैं। प्रश्न नंबर 18 में हम पहुंच चुके हैं अब, और यहाँ पे पूछा जा रहा है, दाल भात में मुसलचंद लोकोक्ति का अर्थ है। विकल्प भोजन में कंकड़ होना, भोजन के पीछे मरना, बेकार दखल देना, अपने को बहुत समझना।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर किया होगा। तो जो भी लोग इसका विकल्प डी के साथ जा रहे हैं उनको वापस आना पड़ेगा और इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बेकार में दखल देना। तो अगर आप किसी या किन्हीं भी दो लोगों के बीच में जाके बीच में ज़बरदस्ती बातें करने लग जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या बन जाते हैं, दाल भात में मूसलचंद वाली स्थिति हो जाती है। तो ऐसा ना करें, ठीक है, और बेकार में दखल ना दें। तो आप ध्यान रखेंगे, दाल भात में मूसलचंद अर्थात बेकार दखल देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 19 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमान, वाचक, धर्म, उपमेय। तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण है चांद सा सुंदर चेहरा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप वर्डों पे जाइएगा, राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि लिखा नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, तो जिसकी उपमा दी जाए उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। चांद सा चेहरा, ये बात हो रही है किसकी, उपमा अलंकार का ये बात हो रही है, यहाँ पे उपमा अलंकार की बात हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उपमान का मतलब हो गया उपमान जो दूर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चांद की तो चांद यहाँ पे नहीं है, चांद आपसे दूर है, तो उपमान हो जाएगा दोस्तों चांद। ये उपमा अलंकार का भेद है, उस पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं ये परीक्षा में बहुत परेशान करते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। उपमान का मतलब जो आपसे दूर है, ठीक है, जिसकी तुलना, जिससे मतलब तुलना की जा रही है। ठीक है, चांद से तुलना की जा रही है यहाँ पे कि चांद सा सुंदर चेहरा है। ठीक है, तो जो दूर है यानी कि चांद को आज से आप बोलेंगे उपमान, ये फिर हमेशा याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है उपमेय, चेहरा, चेहरे की तुलना हो रही है ना यहाँ पे, तो ये हो गया दोस्तों उपमेय हो गया चेहरा। सा जो यहाँ पे है ये हो जाएगा दोस्तों वाचक शब्द। और धर्म हो गया दोस्तों, धर्म का मतलब जिन दोनों के बीच में तुलना हो रही है उनमें जो समान गुण है उसको बोलते हैं दोस्तों धर्म। तो यहाँ पे चांद भी सुंदर है और चेहरा भी सुंदर है, इसलिए धर्म हो गया यहाँ पे सुंदर, चांद हो गया उपमान, सा हो गया वाचक शब्द और उपमेय हो गया चेहरा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखेंगे जिसकी उपमा दी जाती है यानी कि चेहरे को यहाँ पे चांद की उपमा दी गई है, इसलिए दोस्तों वो हो गया है उपमान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न यहाँ पे साहित्य से पूछा जा रहा है। अनामिका, परिमल, तुलसीदास किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगा और उम्मीद करता हूँ इसका तो आपने सही आंसर कर लिया होगा। इसका बिल्कुल सही है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले भाग में 20 प्रश्नों के साथ। तब तक मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।